बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मराकश में तबाहकुन ज़लज़ला, कई इमारतें ज़मींबोस हो गईं, हलाकतों की तादाद 600 से तजावुज कर गई, सैकड़ों अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तलात हैं। मराकशी वजारत दाखिला ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 और गहराई 24 घंटे गुजरे नहीं कि पीपल्स पार्टी का बयान बदल गया। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया और आज आसिफ जरदारी ने बयान दिया। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर पूरा एतमाद है। आसिफ जरदारी ने कहा मुल्क इस वक्त एक माशी बहरान से गुजर रहा है। संजय साधवानी, क्या कहना था मजीद आसिफ जरदारी का? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन के मुतालिक इंतहाई अहम बयान दिया है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन का काम है आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। हमें इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर यकीन है। इलेक्शन कमीशन, आसिफ अली जरदारी ने यह कहा है कि मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। साथ ही साथ निगरां हुकूमत के हवाले से उनका कहना है कि SIFC के मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर निगरां हुकूमत डाले। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हमें मौशत को सोचना चाहिए, अपनी सियासत का फिक्र नहीं करनी चाहिए। मुल्क इस वक्त एक इंतहाई मुआशी बहरान से गुजर रहा है। अगर हमने इस वक्त सियासत का सोचा तो हमें को नुकसान होगा। हमें बजाय सियासत के मौशत का सोचना चाहिए, पहले मौशत की फिक्र करनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी का ये भी कहना है कि मुल्क है तो हम सब हैं। गुज़िश्ता रोज जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन के हवाले से बयान दिए, उनकी आज का ये बयान जो है आसिफ अली जरदारी का वो नफी कर रहा है। और आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद का इज़हार किया और कहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है और वो आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मुतालबा किया था कि हमें दिन बताएं, तारीख बताएं कब इलेक्शन करवाएंगे। तो अब ये लग रहा है कि बाप और बेटा ये एक पेज पर नहीं है। बिलावल के बयान कुछ और ही बता रहे हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयान ने इन सियासत और बिलावल के जो बयान है उनकी नफी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज कराची से मुल्क गिर इंतखाबी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज ठट्टा के रास्ते सजावल से बदीन पहुंचेंगे। रास्ते में बिलावल भुट्टो का मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इस्तकबाल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बदीन से बरास्ता अटंड मोहम्मद खान हैदराबाद पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो आज बदीन में मीडिया से बात करेंगे और रात हैदराबाद में गुजारेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इतवार को हैदराबाद से बरास्ता नवाबशाह सक्खर रवाना होंगे। सक्खर से कश्मीर होते हुए मुल्तान पहुंचेंगे। मुल्तान से बिलावल भुट्टो लाहौर जाएंगे, जहां पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास होगा। बिलावल धोखा दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं थी। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा जितने फैसले हुए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुशावरत से हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी का कहना था कि JUI के पास 4 वजारतें थी। अगर वो इलेक्शन चाहते तो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी रोक नहीं सकते थे। आइंदा माह पाकिस्तान चला जाऊंगा, नवाज शरीफ की तस्दीक। जराये के मुताबिक लंदन में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ने मीटिंग में पहली बार खुद अक्टूबर में पाकिस्तान वापसी का तस्करा किया। मीटिंग में चौधरी तनवीर, दानियाल चौधरी, चौधरी नदीम खादिम, डॉक्टर अंजुम भी शरीक थे। नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। PP रहनुमा नबील गबोल कहते हैं कि नवाज शरीफ को लगता है इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन ना हुए तो नवाज शरीफ को अपने केसेस का दिफा करना कठिन होगा। जिस दिन नवाज शरीफ ने वतन वापसी की तारीख दी, अगले दिन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। हम चाहते हैं ECP इलेक्शन शेड्यूल दे। अभी शेड्यूल ना आया तो कई साल तक इलेक्शन नहीं होंगे। JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार था, लेकिन वो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह खेलते रहे। नवाज शरीफ को ये खदशा है कि इलेक्शन नहीं होंगे और फिर जो उनके लिए बड़ा एक कठिन मरला होगा पाकिस्तान में अपने केसेस को फेस करना। इस रीज़न की वजह से पाकिस्तान नहीं आएंगे, ना आ रहे हैं। जो मुझे इतलात हैं कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। अगर नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया खुद कि मैं फ़िलहाल तारीख को पाकिस्तान आ रहा हूँ,
अगले दिन इसके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा। हम अभी यही जोर दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐलान करे, क्योंकि हमें खदशा है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर ऐलान नहीं किया शेड्यूल का तो ये इलेक्शन फिर अगले चंद महीने क्या शायद चंद सालों में भी मुझे नजर ना आए। डेट कौमी असम्बली की हद तक देना जो है वो सदर का इख्तियार था। 48(5) में जो है वो तारीख कौमी असम्बली की हद तक उन्हें ही देनी थी, फिर उसकी परसुस में शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देना था। सेक्शन 57 कहीं पे भी जो है ना ओवरराइड नहीं कर सकती दस्तूरी प्रोविजन को 48(5) को। सदर का ये इख्तियार था, उन्होंने इस इख्तियार को समीउल्लाह कलीमुल्लाह करना शुरू कर दिया। अब वो अपनी पार्टी को, साबका पार्टी को जिसके वो अब भी जो है ना वो उनकी ख्वाहिश है कि उनके साथ रहें, तो ना उनको नाराज़ करना चाहते हैं और ना किसी और को नाराज़ करना चाहते हैं। मुल्क की मुआशी बदहाली के जिम्मेदारों के गिर्द घेर आतंक। स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद की तादाद 1000 से जायद हो गई। FIA जराये के मुताबिक मुराद अली शाह के करीबी साथी और अफसर स्टॉप लिस्ट में हैं। साबिक हुकूमतों में शामिल सियासी शख्सियात, सरकारी अफसर भी शामिल हैं। ताजिर, बिल्डर, सनतकारों के नाम भी स्टॉप लिस्ट में शामिल हैं। बदउनवानी, टैक्स चोरी, हवाला हुंडी के किरदार स्टॉप लिस्ट में आ गए। करेंसी, चीनी, पेट्रोल स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद भी स्टॉप लिस्ट में शामिल हैं। सियासी जमात की फंडिंग करने वालों को भी शामिल किया गया। तमाम एयरपोर्ट पर स्टॉप लिस्ट में शामिल अफराद को रोकने की हिदायत की गई है। FBI ने टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन का फैसला कर लिया। पहले मरहले में लाहौर और कराची समेत बड़े शहरों के 11,000 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जिसमें सनतकार, मिल मालिकान, बड़े ताजिर, प्रॉपर्टी डीलर्स और होलसेलर्स शामिल हैं। FBI के जराये का कहना है कि टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। टैक्स नोटिस पर 1 हफ्ते में दस्तावेजात पेश करना होंगी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए रेंजर्स का भरपूर एक्शन। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाइयां गडाब साइड, सुपर हाईवे, सोहराब गोट, गन्ना मंडी, न्यू सब्जी मंडी, इंडस चौक, नॉर्दर्न बाईपास, गुलशन मेहमान, नेटी जेटी, कीमाड़ी में की गई। तर्जुमान रेंजर्स ने बताया है कि 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में जावेद, सलीम और सरवर शामिल हैं। अंदरूने सिंदेरा मोड़ चेक पोस्ट कश्मूर पर भी कार्रवाई की गई। मजमूई तौर पर 15,900 लीटर ईरानी डीजल, 2040 लीटर पेट्रोल, 360 लीटर इंजन ऑयल, 3 पंप, 12 जनरेटर, 1 30 बोर पिस्तौल बरामद किया गया है। तर्जुमान ने बताया है कि मुलजिमान से 5 ट्रक और 1 ट्रक ईरानी डीजल भी कब्जे में लिया गया। सिंध रेंजर स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेगी। हर किस्म की स्मगलिंग की रोकथाम, मुआशी और इंतजामी चैलेंजेस से नबरदाजमा होने और मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप तैयार। निगरां वजीर आजम की जेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अबूरी वफाकी काबीना, निगरां वज़राए आला भी शरीक हुए। निगरां वजीर आजम ने अमली इक़दामात की मंजूरी दी और अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत दी। निगरां वफाकी वज़रा ने इजलास से मुतालिक ब्रीफिंग दी। गौहर एजाज ने कहा, सनत का पहिया चलाने और बरामदात बढ़ाने पर फोकस होगा। बरामदात बढ़ाई तो डॉलर 300 से 250 पर आ जाएगा। मोहम्मद अली बोले, IMF से बातचीत के नताइज 1-2 दिन में सामने आएंगे। महंगाई के मारे आवाम बिजली के झटके तो खा ही रहे हैं, अब उन पर गैस बम भी गिरेगा। निगरां वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, सालाना 350 अरब का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। गैस की कीमतों पर नजरसानी करना पड़ेगी। सालाना 350 अरब का लॉस होता है गैस सेक्टर और जो अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन सेक्टर उसको मिलाकर। गैस प्राइसेस को तो मुल्क में ओवरऑल रिवाइज होना पड़ेगा अक्रॉस द बोर्ड, इंडस्ट्री की, बल्क की, बहुत सारी चीज़ों की। इसलिए कि 350 अरब का नुकसान तो सरकार हर साल बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जब ये नुकसान होते हैं तो उसका क्या असर होता है कि फिर वो कंपनीज को पेमेंट नहीं होती। पिछले 13 सालों में जो इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ENI वगैरह वगैरह, वो सारी मुल्क छोड़ के चली गई। आम खबर आपको दें, निगरां वजीर आजम की जेर सदारत सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास में अस्करी और सिविल हुकाम शरीक हैं। इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया जा रहा है। निगरां वजीर आजम की जेर सदारत सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है।
इजलास में अस्करी और सिविल हुक्काम शरीक हैं। इजलास में सरमाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जा रहा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के पहले मरहले में ही 319 बिजली चोर कानून के शिकंजे में आ गए। 1,79,00,000 रुपए जुर्माने आयद कर दिए गए। मुरीद के से 100 केवी का गैर कानूनी ट्रांसफार्मर बरामद कर लिया गया। बिजली चोरों के बाद गैस चोरों के खिलाफ भी एक्शन। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गैस चोरों के खिलाफ महकमा सुई गैस की खुसूसी टीमों ने ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक। जी हाँ, बिजली चोरों के बाद वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। गैस चोरों के खिलाफ भी मुल्क गिर कार्रवाई और कार्रवाई दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से शुरू कर दी गई है और ये कार्रवाई मुल्क गिर सतह पर जाएगी। कनेक्शन किए गए, फेक मीटर लगाए गए हैं, जो भी गैर कानूनी जराए इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके ऊपर बड़ा हाथ डल गया है। रावलपिंडी रीजन ऑफिस सुई नॉर्दर्न गैस के मौजूद हूँ। यहाँ पे जो नेटवर्क पकड़े गए उनसे लिया गया ये फेक मीटर। इन फेक मीटर्स के जरिए गैस चोरी की जाती थी, पाइपलाइंस के जरिए चोरी की जाती थी। हमारे साथ जीएम जो सुई नॉर्दर्न गैस सैयद मुख्तार शाह मौजूद है। जब गवर्नमेंट ने इसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी और हमारी मैनेजमेंट की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पे फिर हमने इसको अपनी टीमों को भी बढ़ा दिया और उनकी वजह से हमें इस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी हमारी मदद कर रही है। हमने पिछले 2 दिनों में 15 इलीगल मीटर काट लिए हैं, कंप्रेसर भी काटे हैं, 11 FIRs भी की हैं। ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू जारी रखा जाएगा। गैस चोरों की मुल्क भर में शामत रावलपिंडी इस्लामाबाद से इसका शुरुआत की गई है। जी साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत एक बार फिर बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले ने वकला को बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबुल अफ्ताजुल क़नैन रुखसत पर हैं। ये देखें बदनीति किस तरह से है कि वफाकी हुकूमत एक नोटिफिकेशन करती है, उसके अंदर मेंशन ही नहीं है कि अगर ये जज अवेलेबल नहीं होंगे तो उनके ड्यूटी जज होंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं देखा कि एक अदालत मौजूद ना हो तो मुतबादल के तौर पर कोई ड्यूटी जज अवेलेबल ना हो। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करते हैं कि जाते जाते मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर जो हमारी दरख्वास्त वहाँ पर पेंडिंग है उसके ऊपर समाअत करें। अगर उन्हें जेल में रखने का इतना शौक है तो कम से कम केस तो ऐसे बनाएं कि वो हमारी कौमी और तारीखी बेइज्जती का बायस ना बने। कराची में सिंगर चौरंगी के करीब तेज रफ्तार टैंकर ने फुटपाथ पर खड़े 4 शहरियों को कुचल दिया। 2 अफराद जहां बहक 2 जख्मी हो गए। वाकया किस तरह से पेश आया बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अफजल खान। आज कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। तेज रफ्तार जो टैंकर है उसने वहां पर सड़क के किनारे खड़े हुए शहरियों को रौंद दिया, जिसके नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 ने मौके पर दम तोड़ दिया। SHO अवामी कॉलोनी जमाल लगारी से जानते हैं कि ये वाकया किस तरह से पेश आया। ये वाटर टैंकर है, खाली जग लेके जा रहा था बिलाल चौरंगी से लांडी की तरफ। इतनी तेज रफ्तारी के सबब चला रहा था, मजदूर बेचारे गेट के ऊपर अंदर जाने के लिए कुछ रोड पे खड़े हुए थे, उनके ऊपर इसने चढ़ा दिया। आगे बिजली का खंभा आ गया, उसको भी तोड़ दिया। जंगल आ गया, उसको भी तोड़ दिया। टैंकर में हमारे पास तहवील में ड्राइवर जो था वो मौके से फरार हो गया है। अपनी टीम लगा दी है, मजीद ज़ाब्ते की कार्रवाई हम कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस हादसे का जो जिम्मेदार ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। ताहम पुलिस ने जो टैंकर है उसको अपनी तहवील में ले लिया है ताकि मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जी सिंध के शुमाली हिस्से में कच्चे के डाकुओं का राज। पुलिस के बड़े बड़े ऑपरेशन के दावे भी कुछ ना बिगाड़ सके। HRCP के शरीक चेयरपर्सन असद इकबाल भट्ट ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि पुलिस हुकाम के मुताबिक इलाके में अगवा बराए तावान के जरिए सालाना 1 अरब रुपए बटोरे जाते हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस का कहना है कि कच्चे के डाकुओं के पास इंतहाई जदीद हथियार मौजूद है, जबकि पुलिस की इतनी सलाहियत ही नहीं है। इंडस्ट्री के बारे में देख लीजिए, हमारी बड़ी खुली बात हुई। उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त में बताया 1 अरब रुपए से ज्यादा की ये इंडस्ट्री है जो कराया जाता है और इधर से उधर होता है। जब हमने कहा जी आप इसका तदारक क्यों नहीं करते, कहा जी बात सुने सीधी, पुलिस जो है अमली तौर पर उसके पास जो हथियार हैं वो है सिर्फ 500 मीटर तक मार करने वाले, इससे ज्यादा के नहीं है। कि डिकेट्स जो है उनके पास जो हथियार हैं वो 1500 मीटर तक मार कर सकते हैं। उनके पास रॉकेट लॉन्चर हैं। सोफिस्टिकेटेड हथियारों के सामने पुलिस क्या कर सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने
اس کے لیے بار بار توجہ دلائی. اس وقت میرے خیال میں 100 سے زیادہ لوگ ہیں وہ ڈاکوؤں کے قبضے میں ہیں. اس میں خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں. یہ سب سے زیادہ ظلم و زیادتی کی بات یہ ہے. پہلے تو خالی ہندو کمیونٹی کے ہمارے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو اغوا کیا جاتا تھا, اب جو مسلمان کاروباری لوگ پیسے والے ہیں ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عالمی سربراہان G20 میں شرکت تو کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے. بھارتی صحافی اروندھتی رائے پھٹ پڑی, کہا بھارت میں مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے, ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں, ہندو جتھے مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں. پاک بھارت ٹاکرے سے ایک دن قبل کولمبو میں موسم کی صورتحال بہتر ہے, سورج نکل آیا, میدان بھی سوکھ گیا. اس وقت ہمارے نمائندے حنین امین پریما داسا اسٹیڈیم میں موجود ہیں, وہاں کیسا موسم ہے وہ بتا رہے ہیں. جی بالکل, میں پریما داسا اسٹیڈیم میں موجود ہوں جہاں اب سے کچھ دیر بعد سری لنکا اور بنگلہ دیش کا سپر 4 مرحلے کا میچ ہونا باقی ہے. موسمی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ صبح سے لے کر اب تک دھوپ نکلی ہوئی ہے. بابر اعظم کی کچھ دیر قبل ابھی پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ چونکہ دھوپ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میچز ہو پائیں گے, لیکن گزشتہ روز بھی صبح سے لے کر شام تک دھوپ ہی تھی, اور جیسے ہی انڈیا کی بیٹنگ اور بولنگ پریکٹس کا آغاز ہوا تو بارش تیز ہو گئی اور ان کو معطل کرنا پڑا اپنا پریکٹس سیشن. بابر اعظم کی کچھ دیر قبل پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں اپنی بولنگ لائن اپ پر بہت فخر ہے اور یہ فاسٹ بالرز ہی ہیں جو میچ جتوانے کا باعث بنتے ہیں. انہوں نے ایک اور اہم بات یہ کہی کہ پاکستان کی ورلڈ کپ کی لائن اپ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, البتہ اس کا اعلان ایشیا کپ کے بعد ہوگا. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کہ ٹریولنگ ہوئی ہے گزشتہ دنوں میں اس کے لیے پلیئرز تیار تھے, اس لیے نفسیاتی دباؤ اتنا زیادہ نہیں پڑا, لیکن جو ان کو میچز کھیلنے کو ملے اس سے ان کے کھیل میں بہتری ضرور آئی ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.